मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 10th की और चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखिए, जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत जो था एंशिएंट पीरियड से शुरुआत की जाए तो पहले मौर्यन डायनेस्टी थी, फिर गुप्ता डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगल एरा आया। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद इंडिया में जो मेजर एम्पायर्स बचे हुए थे उसमें से एक थे शिवाजी का एम्पायर, महाराणा प्रताप का एम्पायर जो गुर्जर परिहार एम्पायर कहलाता था, शिवाजी का मराठा एम्पायर बचा हुआ था, अवध के नवाब बचे हुए थे, हैदराबाद के निज़ाम बचे हुए थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बचे हुए थे। ठीक है, 1707 में ब्रिटिश का रोल भी जान लेते हैं। 1498 में पहला पोर्तुगीज़ वास्को डी गामा भारत आए और उन्होंने भारत की खोज की, जैसा कहा जाता है 1498 में। तो ये खोज थी यूरोपियंस की एक ऐसे नेशन के बारे में जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। ब्रिटिश चार्टर ने उनको अलाउ किया कि आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। वो मुग़ल एम्पायर जहांगीर के वक्त में इंडिया आए। इंडिया में उन्होंने बिजनेस अपना सेटअप किया। जितने भी कोस्टल एरिया, जितने भी कोची हो गया, कालीकट हो गया, मद्रास प्रोविंस के जितने भी आपके कोस्टल एरियाज़ थे, बंगाल में जितने भी कोस्टल एरियाज़ थे, वहाँ जहाँ पोर्ट्स थे वहाँ पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना 1600 में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा। जब मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा और जो सक्सेसर थे औरंगज़ेब के वो काफ़ी ज़्यादा औरंगज़ेब के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, इतने बड़े वास्ट एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं कर पाए और धीरे धीरे जितने भी उनके फ्यूडलिटरीज थे या जितने भी उनके अंदर मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपने अपने एरिए को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। फिर होता है एक टर्निंग पॉइंट इंडियन हिस्ट्री में। टर्निंग पॉइंट ये होता है कि बैटल होती है। पहली बैटल होती है 1757 में, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ पलासी। इसको बैटल ऑफ पलासी बोलते हैं। बैटल ऑफ पलासी एक ऐसी बैटल थी जिसमें ब्रिटिशर्स वर्सेस कौन थे आपके, ब्रिटिशर्स वर्सेस आपके नवाब थे। कौन नवाब, बंगाल के नवाब थे। फिर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ठीक है, और उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल के बाद ब्रिटिश ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन में अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया, अपना गवर्नेंस शुरू कर दिया और उन्होंने 1964 में मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट लड़े थे। वो लोग 1964 में उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिया। कौन सा राइट ले लिया, दीवानी राइट्स ले लिया। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि उनको अब से रेवेन्यू कलेक्शन और सोशल जस्टिस सिस्टम संभालने का अधिकार मिल चुका था। ये कब हुआ था, 1764 में। उसके बाद कौन आते थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे हेस्टिंग। याद रखिएगा इस चीज़ को, वैरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। उनको कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। ठीक है, उसके बाद ढेर सारी और भी प्रोसीडिंग्स होती रही। बहुत सारे आपके गवर्नर जनरल्स आते रहे फोर्ट विलियम की, जिसमें से कुछ प्रमुख थे जैसे कि मार्कस ऑफ वेल्सली आए थे, विलियम बेंटिक आए थे, लॉर्ड कर्जन आए थे, बहुत से लोग आए थे उसमें। लॉर्ड डलहौजी आए थे। ये सारे लोग, लॉर्ड कर्जन नहीं लेकिन लॉर्ड डलहौजी तक, जो लॉर्ड डलहौजी भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे। फिर 1857 का रिवॉल्ट होता है। ये रिवॉल्ट बेसिकली क्या था, इसको कहा गया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, ये पहला रिवॉल्ट था जब भारत के लोग उठ खड़े हुए किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। तब कौन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और उसकी जगह कौन आ गया, ब्रिटिश क्राउन आ गया 1857।
ठीक है। ये कैसे आया? क्योंकि ब्रिटिश की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनका एक चार्टर था जिसका नाम था रिजोल्यूशन ऑफ इंडिया, या उसका नाम हम लोग कहते थे मैग्ना कार्टा 1856। ये एक रिजोल्यूशन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे राइट्स छीन लिए थे इंडिया को गवर्न करने के, और सारे राइट्स चले गए थे किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास, कि इंडिया को किस तरह से गवर्न करेंगे। अब देखिए 1857 के पहले बहुत ढेर सारी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की। कहीं उन्होंने वॉर करके एनेक्सेशन किया, कहीं उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल किया, जैसे झांसी का इस्तेमाल, झांसी को उन्होंने कैसे एनेक्स किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की मदद से इस्तेमाल किया था। और अवध को उन्होंने कैसे एनेक्स किया था? मिसरूल का नाम देकर उन्होंने कहा कि अवध के जो नवाब हैं वो, उनको तो छुट्टी नहीं है कि किस तरह से मिसरूल फैला हुआ है, मिस गवर्नेंस फैला हुआ है अवध में, और उन्होंने इसका एक तरह से क्राइटेरिया देते हुए अवध को भी एनेक्स कर लिया। रोहिलखंड को किस तरह से, रोहिलखंड जो आज का प्रेजेंट उत्तराखंड है, उसको किस तरह से ब्रिटिश ने एनेक्स किया, वॉर किया, और ये सब देखते रहे कब तक? मुगल एम्पायर तब था, लेकिन इतना ज़्यादा वो दिल्ली, कहा जाता है कि दिल्ली तक ही इंटैक्ट होकर रह गया था, उसके बाहर क्या हो रहा था मुगल्स को कुछ भी मालूम नहीं था। अब बात करते हैं ब्रिटिश क्राउन की 1857 में। यहाँ पर अब गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह कौन आ चुका था? उस वक्त आ चुके थे वाइसरॉय, जो भारत में रूल करते थे, उनको बोला जाता था वाइसरॉय। अब यहाँ पे कितने प्रेसिडेंसी थी उस वक्त? तो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे थी, पंजाब थी, और अवध रीजन की थी। तो ये 5 प्रेसिडेंसी, यूनाइटेड अवध रीजन को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, सेंट्रल रीजन था, और भी मेन जो थी ये 5 प्रोविंसेस ही थे। 1857 की ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं 1885 में सबसे पहली बार कांग्रेस का जन्म हुआ। ये एक पहला पॉलिटिकल अलायंस था जिसको एलन ऑक्टेवियन यून ने स्टार्ट किया था, जिसको हम A.O. यून के नाम से जानते हैं, जो कि खुद एक ब्रिटिश थे और ब्रिटिश फॉर्मर सिविल सर्वेंट थे। ये इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने W.C. बैनर्जी बने, और बहुत से प्रोमिनेंट लीडर उस वक्त कांग्रेस के अंदर थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उसके बाद आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर, और आपके अली वाला काट देना, रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर वाला काट देना। उसके बाद आपके बहुत सुब्रमण्यम अय्यर, काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर्स कांग्रेस में वर्क करते थे। 1885 से 1905 का जो वक्त था वो था मॉडरेट नेशनलिस्ट का वक्त। अब मॉडरेट नेशनलिस्ट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मॉडरेट नेशनलिस्ट का वक्त था। मॉडरेट नेशनलिस्ट वो होते हैं, ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि हाईली एजुकेटेड थे, वो सारे के सारे इंडियन थे, उनकी वो काउंसिल में मेंबरशिप चाहते थे। ब्रिटिश राज में रहते हुए वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 1892 का एक्ट, जिसको बोला गया इंपीरियल काउंसिल एक्ट। आपको मालूम है, मैं आपको ये बता दूं कि भारत को गवर्न करने का ब्रिटिश का तरीका अलग था। जब उन्होंने 1764 के बाद भारत की कमान संभाली उन्होंने, तो 1767 में उन्होंने एक काउंसिल बनाई जिसको बोला गया सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या करती थी कि इसमें आपके गवर्नर जनरल बैठते थे और उनके साथ 4 काउंसिल मेंबर्स बैठते थे, और वो उस वक्त की 3 प्रेसिडेंसीज, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को गवर्न किया करते थे। रिवेन्यू सिस्टम वहाँ पे लागू किया करते थे और एक्ट बनाते थे। फिर 1892 में क्या हुआ, पहली बार इंपीरियल एक्ट आया। इंपीरियल एक्ट ने सुप्रीम काउंसिल को हटाकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया 1947 तक वर्क की। 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आई।
1950 में उसको हटाया गया और उसके बाद आपकी प्रेजेंट पार्लियामेंट इंडिया को गवर्न कर रही है। ठीक है, इन चीज़ों के साथ हम समझते हैं, इन चीज़ों के साथ हमने समझ लिया है, हमने देख लिया कि मॉडरेट नेशनलिस्ट क्या थे। फिर हम जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट कौन थे। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने नारा दिया था पूर्ण स्वराज का। स्वराज का मतलब होता है, उनका मानना ये था कि फ्रीडम हमारा बर्थ राइट है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये माना कि हम ब्रिटिश हुकूमत के अंदर रहकर हम किसी भी तरह से अपनी इंडिपेंडेंस नहीं ले सकते, तो उन्होंने करो या मरो जैसी नारे दिए और उन्होंने ये नारा अली काट देना यार 1905 से 1907 का, फिर से बोल रहे हैं, 1905 से 1907 का जो वक्त था वो एक्सट्रीमिज्म का वक्त था। एक्सट्रीमिज्म के वक्त में बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था और इसमें क्या हुआ था कि आपके जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे इस वक्त के, ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सट्रीम रेजिस्टेंस अपनाया था, वायलेंस का उपयोग किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराने के लिए। 1917 में जब गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके बारे में मैं कुछ आपको समझा दूं इसी के साथ, इसको मिटा देना। गांधी जी के बारे में बताएं। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में पैदा हुए। गांधी जी उसके बाद आपका 1893 में ये ये इंग्लैंड से वापस भारत आए अपनी लॉ की डिग्री पूरी करके 22 साल की उम्र में, 22 ईयर तक उनकी एज थी। फिर वो चले गए आपका साउथ अफ्रीका, वहाँ पे उन्होंने कैंपेन चलाया था रेसिज्म के खिलाफ। गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए और उन्होंने 1917 में पहली बार सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दिया, जब उन्होंने चंपारण जो आज प्रेजेंट बिहार में है, उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। चंपारण में उन्होंने इंडिगो फार्मर्स के लिए सत्याग्रह का फाइट किया। उसके बाद वो आपका गुजरात के खेड़ा में गए 1918 में। फिर अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने स्ट्राइक किया सत्याग्रह में। तो 1980s तक गांधी एक प्रोमिनेंट नेम बन चुके थे। 1919 का वक्त था और ब्रिटिशर्स ने जो एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ था उसके खिलाफ राउलेट एक्ट पास किया। राउलेट एक्ट पास किया गया और इसके तहत क्या किया गया था कि जो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी नेशनलिस्ट को बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में रख सकती थी और सिर्फ सस्पिशन मतलब शक के आधार पर किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था। राउलेट एक्ट इसका नाम दिया गया। इस राउलेट एक्ट के विरोध में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट गांधी जी ने 1919 में कर दिया था, जो कि एक नॉन वायलेंस एजिटेशन था। ठीक है, फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 1914 टू 1918 चला था। आप देख लीजिए 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर 1 चला था, जिसमें जर्मनी, जापान और उस वक्त के टर्की जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, उसकी हार हुई थी। और ब्रिटिश ने क्या किया था, ट्रीटी ऑफ सेवरेज साइन कराया था ऑटोमन एम्पायर से कि वो फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए। तो जो खलीफा हुआ करते थे, जो ऑटोमन सुल्तान थे, वो माने जाते थे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर। तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ था कि जो ब्रिटिश हुकूमत है ऑटोमन्स के साथ या टर्की में रहने वाले मुस्लिम्स के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है और उनके पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर खलीफेट के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है। तो खान ब्रदर्स और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी अध्यक्षता में 1919 में खिलाफत कमेटी बनी और 1920 में खिलाफत कैंपेन स्टार्ट कर दिया गया। गांधी जी ने बहुत अच्छा मौका इस चीज़ को देखा और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि ऑलरेडी राउलेट एक्ट के अगेंस्ट में चल रहा था, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को नागपुर सेशन में मना लिया कि हम खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में चलाएंगे और इससे हिंदू और मुस्लिम की एक यूनिटी बनकर हम इंडिया में ब्रिटिश के एपार्थाइड
राज के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। नॉन खिलाफत और नॉन वायलेंस मूवमेंट का जो मेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन मकसद ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के लॉस को वायलेट करना, उनके गुड्स को बाइकआउट करना, कॉलेजेस से और स्कूल्स का बाइकआउट करना और नेशनलिज्म और अपनी चीज़ों को, स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करना। 1921 से 1922 ये सक्सेसफुली रन कर रहा था, लेकिन 1922 में अपने ही शहर गोरखपुर में चौरी चौरा में एक बहुत ही बड़ा वायलेंस होता है। इस वायलेंस में 22 ब्रिटिश पुलिसमैन और ब्रिटिश पुलिसमैन की, जिसमें इंडियंस भी मौजूद थे, उनकी डेथ हो जाती है। गांधी जी इस चीज़ से बड़ा ही प्रभावित होते हैं और वो इस खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, विड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है 1930 1931। ये किसके विरोध में चलता है? ये साइमन, जोसेफ साइमन कमेटी, एक साइमन एक्ट बनाया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, जो कि 1905 टू 1917 के वायलेंस को मॉनिटर और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को मॉनिटर करने या फ्रेमवर्क की स्क्रूटनी करने भारत में आते हैं। जोसेफ साइमन उनका नाम रहता है। आपने एक फेमस नारा सुना होगा, साइमन गो बैक। वो जोसेफ साइमन जो उस कमेटी, साइमन कमेटी के मेंबर थे, उन्हीं का नाम था, उनके नाम पे ही कमेटी पड़ी हुई थी और गांधी जी ने उनका और कांग्रेस ने उनका विरोध किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया 1930 टू 1931 में। इसी के बीच गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का मतलब ये था कि ब्रिटिश के जो लॉज हैं, ऑपरेसिव लॉज हैं, उनको हम किसी भी तरह से वायलेट करेंगे। तो उस वक्त गुजरात के डांडी डिस्ट्रिक्ट में नमक का उत्पादन होता था। तो नमक को मतलब आप नमक पे हाई टैक्स था। तो गांधी जी एक ऐसा मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरह से वो आम लोगों से कनेक्ट कर सकें। तो उन्हें नमक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई। उन्होंने क्या किया, डांडी मार्च, आप यकीन मानिए 380 किलोमीटर लंबी पदयात्रा गांधी जी ने की थी 10 डेज तक। मतलब कि डेली 38 किलोमीटर गांधी और उनके अनुयायी चलते थे। 74 अनुयायियों के साथ गांधी जी अपने आश्रम गुजरात से निकले थे डांडी डिस्ट्रिक्ट के लिए, साबरमती आश्रम से निकले थे। 10 दिन बाद उन्होंने डांडी जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे जो नमक था, उन्होंने बेसिकली क्या किया, नमक वाले पानी को उबालकर नमक को निकाला वहाँ से और उन्होंने इस पुराने लॉ को वायलेट कर दिया। उसके बाद जो उस वक्त के आपके ब्रिटिश वाइसरॉय थे, उनका नाम था इरविन। तो लॉर्ड इरविन जो थे, उन्होंने क्या किया, गांधी को पेशकश भेजी कि आप जो है हमारे साथ नेगोशिएशन कर लो। गांधी जी पहले तो मानने से इनकार कर दिए गांधी जी ने, और पूरे इंडिया ने, इवन कांग्रेस ने और गांधी जी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मिस कर दी। बंद ना करो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मिस कर दी। लेकिन फिर क्या हुआ, वायलेंस लार्ज स्केल पे होने लगा, लार्ज स्केल पे वायलेंस होने लगा और गांधी जी ने क्या किया, फिर मजबूरन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ और फिर गांधी जी ने दिसंबर में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक अलग ही उसमें कुछ और ही प्रोसीडिंग्स थी। उसमें भीमराव अम्बेडकर ने भी पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था। फिर लास्ट में आता है 1942 टू 1907 का क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि एक फाइनल डेथ ब्लो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के भारत से जाने के लिए, क्योंकि उस वक्त 1936 टू 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी चल रहा था, ब्रिटेन इकोनॉमिक क्राइसिस में आ चुका था और गांधी जी ने बहुत ही अच्छे मौके को देखते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, जो कि पूरी तरह से एक नॉन वायलेंट एजुकेशन था। और 1942 से 1947 के बीच में ये मूवमेंट सक्सेसफुली रन किया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के वक्त में भारत को इंडिपेंडेंस मिली। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।